की, और राजस्थान के इतिहास में अपन ने कुछ चीजें चालू की थी, और चालू क्या की थी या क्या नहीं की थी वो तो आपके पास सारा का सारा है ही है। अपन आगे बढ़ जाते हैं और आगे दोस्तों अपन बातें कर लें नेक्स्ट पॉइंट की। गुड इवनिंग सभी को। आगे बात करते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, और सबसे पहली बात यह है अपन राजस्थान इतिहास में दोस्तों चौहान वंश की बात कर रहे थे, और चौहान वंश में अपन बातें कर रहे हैं अजमेर के चौहानों की, और आप पढ़ चुके थे किसको? अजयराज चौहान को। किसको पढ़ चुके थे दोस्तों? अजयराज चौहान को। अजयराज चौहान आपने देख लिया था दोस्तों। जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं, बिल्कुल गुड इवनिंग, फॉर्मेलिटी करने की कतई आवश्यकता नहीं है आपको। तो दोस्तों अपन टॉपिक ही पढ़ लेते हैं। अजयराज चौहान की बात कर रहे थे, कोई फालतू बिल्कुल कमेंट ना करें। लास्ट 10 मिनट में जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपका मन हो वो क्वेश्चन मुझसे पूछ लेना, ठीक है? और जब तक अपन को पूरी शालीनता से पढ़ना है। आगे अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर अजयराज चौहान आप पढ़ चुके हो, और अजयराज चौहान के बाद दोस्तों एक नया नाम आता है जिसका नाम है अर्णोराज चौहान। अर्णोराज चौहान की मैं बातें कर लूं। अर्णोराज शासक बना दोस्तों अजयराज का छोरा कौन? अर्णोराज। अर्णोराज की बातें करें, अच्छा व्यक्ति था, बेहतरीन शासक रहा है अर्णोराज। अर्णोराज के बारे में बात करूं कि अर्णोराज ने चंद्र या बांडी नदी रोककर निर्माण करवाया। चंद्र या बांडी नदी रोककर निर्माण करवाया। ढंग से ध्यान दें इस बात पर। चंद्र वर्तमान में बांडी, चंद्र या बांडी नदी रोककर निर्माण करवाया दोस्तों आना सागर झील का। कौन सी झील का? आना सागर झील का। और ये आना सागर झील दोस्तों वर्तमान में मैं बता दूं अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और इसकी मैं बातें कर लूं आगे आना सागर झील की। इस आना सागर झील के किनारे, आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने निर्माण करवाया। जहांगीर ने निर्माण करवाया दौलत बाग का। दौलत बाग का, जिसका वर्तमान नाम सुभाष उद्यान है। जिसका वर्तमान नाम सुभाष उद्यान है। और यहीं पर दोस्तों शाहजहां ने निर्माण करवाया। शाहजहां ने निर्माण करवाया दोस्तों बारहदरी का। अब बारहदरी क्या थी वो मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद दोस्तों मैं बताऊं अर्णोराज ने, ढंग से समझे इस बात को, सारे के सारे समझ लें। स्टार्टिंग में मैंने इसीलिए लिखाया है क्या मोहित पाठक गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग दोस्तों, समझे इस चीज को। अर्णोराज ने चंद्र नदी या बांडी नदी रोककर निर्माण करवाया आना सागर झील का। आना सागर झील अजमेर में स्थित है। इसके किनारे जहांगीर ने निर्माण करवाया दौलत बाग का, जिसका वर्तमान नाम सुभाष उद्यान है। जिसका वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? सुभाष उद्यान है। यहां पर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं यहां पर दिखा देता हूं आपको। वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? सुभाष उद्यान है। वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? सुभाष उद्यान है। समझ लें इस चीज को। नमस्ते सबको, नमस्ते, राम राम। जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, लाइक कर दीजिए। और इसके अलावा दोस्तों मैं आप सबको एक बात बता दूं, इसको शेयर कर दिया करो, जिससे आप लोग 100 क्रॉस करते ही पढ़ाई में मजा आने लग जाएगा। 100 से पहले मजा ही नहीं आता। समझे इस चीज को, आराम से समझाऊंगा। पहले मेरे साथ साथ आप नोटबुक लेकर बैठा करें, साथ साथ लिख लिया करो, और आराम से जब मैं समझाऊं अपने कॉपी में पेन लगाकर बंद करके रख दिया करो। एक भी चीज दोस्तों दिमाग से निकलेगी नहीं, आप टेंशन ना करें।
चंद्र नदी या बांडी नदी रोककर आना सागर झील का अजमेर में निर्माण करवाया। इसी आना सागर झील के किनारे अजमेर में जहांगीर ने दौलत बाग बनवा दिया, सुभाष उद्यान शाहजहां ने बारादरी। यहीं पर दोस्तों अर्णोराज ने निर्माण करवाया, अर्णोराज ने। इसके अलावा दोस्तों मैं एक पॉइंट बीच में लिख रहा हूं, इसको ना छेड़कर मैं इनके दरबारी कवि लिख रहा हूं। इनके एक दरबारी विद्वान थे, दरबारी विद्वान थे अर्णोराज के दरबारी विद्वान थे। पहला था देवबोध और दूसरा था दोस्तों धर्मघोष। कौन सा था? धर्मघोष। इसके अलावा दोस्तों आप थोड़ा सा और समझें इस चीज को, इन्होंने यहीं पर निर्माण करवाया ब्रह्मा जी के मंदिर का, ब्रह्मा जी मंदिर का। और ब्रह्मा जी मंदिर कहां पर है दोस्तों? आप सबको पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है, पुष्कर में। ब्रह्मा जी के दो अन्य मंदिर भी हैं, एक अन्य मंदिर है तो वो याद रखना आप, आसोत्रा में। कहां पर है दोस्तों? आसोत्रा बाड़मेर में है। एक और है छोटा सा छिंच बांसवाड़ा में। आगे समझे, अब इसको आराम से समझें। अब आप जल्दी ना करें और बस मुझे सुने ढंग से, ठीक है? अब मुझे आराम से सुनते रहें आप। स्टार्ट करते हैं। अर्णोराज ने चंद्र नदी, चंद्र प्राचीन नाम है, वर्तमान में बांडी कहते हैं, नदी रोककर आना सागर झील बनवाई अजमेर में, जिसके किनारे जहांगीर ने दौलत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया। इसी आना सागर झील के किनारे अजमेर में शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया। इनके दो प्रमुख दरबारी विद्वान हुए, पहला है देवबोध, दूसरा है धर्मघोष। दोस्तों इन्होंने निर्माण करवाया ब्रह्मा जी मंदिर का, जिसको वराह मंदिर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? वराह मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ये वराह मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मा जी का ये वराह मंदिर दोस्तों पुष्कर में है, अन्य मंदिर आसोत्रा बाड़मेर में और छिंच बांसवाड़ा में है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों हुआ क्या था। जब भी आप मुगल साम्राज्य का नाम सुनते हो, आप लोगों में कुछ लोग बीएड की भी तैयारी कर रहे हैं, वो समझे इस चीज को। तो दोस्तों अपन बात करें कि जब भी आप मुगल साम्राज्य का नाम सुनते हो तो वहां दो नाम आते हैं, एक जहांगीर और एक शाहजहां। अकबर का पुत्र जहांगीर और जहांगीर का पुत्र शाहजहां। दोस्तों इन दोनों में बड़ा खतरनाक कंपटीशन था। जो काम जहांगीर ने किया वो शाहजहां भी करता था। आपको पता है कि जहांगीर ने अपने पिता अकबर का विद्रोह किया, तो शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर का विद्रोह किया। बड़ा खतरनाक कंपटीशन था, और कंपटीशन इस हद तक होगा ये कोई सोच नहीं सकता था। तो अपन उसी पॉइंट को एक बार टारगेट करते हैं कि दौलत बाग क्यों बना, बारादरी क्यों बनी। भाई देखो जीके में जब तक क्यों नहीं लगता ना, तब तक पढ़ने में मजा नहीं आता। लास्ट के 10 मिनट में आप में जितना भी ज्ञान हो, जहां भी दिक्कत हो रही हो, कोई कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन लास्ट के 10 मिनट में, ठीक है? अब स्टार्ट कर रहे हैं, आप सुन ले एक बार क्यों बने। तो दोस्तों हुआ क्या था कि इन दोनों में बड़ा जबरदस्त कंपटीशन था। कंपटीशन क्या था कि जो काम जहांगीर और शाहजहां का बड़ा सिस्टम था, दोस्तों जहांगीर ने अपने बाप का विद्रोह किया, इधर शाहजहां ने किया। कहते हैं कि जहांगीर को दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा सा इसको कट करूंगा यहां से, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें। कहते हैं कि जहांगीर को एक महिला पसंद आती है जिसका नाम है मेहरुनिसा। समझना ये क्यों बना, मेहरुनिसा शुद्ध नाम है इनका। दोस्तों मिर्जा ग्यास बेग की छोरी मेहरुनिसा पसंद आ जाती है किसको? जहांगीर को। और जहांगीर को तो पसंद आने का मामला पहले से खतरनाक रहा है। जहांगीर को तो चलते चलते कोई पसंद आ,
बहुत बड़ा दिल था, प्यार बहुत होता था किसको, जहांगीर को। अब भगवान जाने कितनी बार हुआ वो तो जहांगीर जाने, लेकिन खूब हुआ ये हम लोग जानते हैं। और जहांगीर को देखो, आपने एक नाम सुना होगा अनारकली, वहां भी बहुत फेमस तरीके से, जबरदस्त तरीके से, मोनू भाई गुड इवनिंग, तो दोस्तों जबरदस्त तरीके से प्यार हुआ। अब बहुत प्यार होता था इसको। अब क्या होता है कि इसको एक महिला से कांटेक्ट हो जाता है, मेहरुनिसा। आप लोग जानते हो ये भारत है हमारा ऊपर से, यहां पर भारत, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये ईरान, ठीक है, ये ईरान वाला क्षेत्र, ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, और ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र, ये हमारा है भारत, समझे इसको। अब उस समय ईरान वाले क्षेत्र में मेहरुनिसा अपने बाप के साथ रहती थी, अकबर के यहाँ नौकरी करता था बाप। अब जहांगीर जब भी मिलने का मन होता तो ईरान जाता था। अब यार शाहजहां भी कम नहीं था किसी भी तरीके से। बाप ने ईरान में कांटेक्ट किया, शाहजहां बोला पापा आपसे छोटा हूं तो मैं अफगानिस्तान तक चला जाऊंगा, छोरे ने अफगानिस्तान में कर लिया। वो मेहरुनिसा से ईरान मिलने जाता था और अपना जो शाहजहां था वो अर्जुमंद बानो बेगम से मिलने अफगानिस्तान जाता था। छोटा था तो थोड़ा इधर रह गया। अब खूब मुलाकातें हुआ करती थी, बढ़िया सिस्टम था। अब अचानक से ये बात अकबर को पता चली। अकबर बड़ा तगड़ा बिलियन रहा है जहांगीर की लव स्टोरियों में। अब जैसे ही पता चला कि भाई अपना छोरा कॉन्टेक्ट चाल गो है, अब भाई साहब यहां से क्या होता है कि ये बुलाता है मिर्जा गियास बेग को, पैसे देता है, ले रे छोरी का क्या कर दे, ब्याह कर दे तू। अब जैसे मिर्जा गियास बेग की अब इतनी हिम्मत तो है नहीं कि बादशाह अकबर के सामने बोल सके, तो कहते हैं कि उसने अपनी पुत्री का विवाह अफगान निवासी अली कुली बेग से कर दिया। किससे कर दिया दोस्तों? अली कुली बेग से कर दिया। याद रखना मेहरुनिसा का विवाह 1594 में अली कुली बेग से हुआ। कहते हैं अब दिल तो टूटेगा ही, बड़ी टेंशन हुई किसको? जहांगीर को। यार मैं कहां तक मिला, मैंने एक भी कैफे नहीं छोड़ा जहां में मिला नहीं। तो दोस्तों बड़ा दुख हुआ, बड़ी टेंशन हुई। अब जब टेंशन हुई तो जहांगीर खूब पीने लग गया। पीने की तो चर्चा रही है जहांगीर की। तो अली कुली बेग और मेहरुनिसा की एक पुत्री हुई जिसका नाम था लाडली बेगम। क्या नाम था? लाडली बेगम। कहते हैं कि अली कुली बेग की जो मृत्यु है वो दोस्तों 1607 ईस्वी में हो जाती है। 1607 में मृत्यु हो जाती है। टोटल 13 साल 13 ईयर मैरिज लाइफ रहती है मेहरुनिसा और अली कुली बेग की। जैसे अली कुली बेग मरता है तो मेहरुनिसा की मां होती है असमत बेगम। कौन होती है दोस्तों? असमत बेगम। ये मेहरुनिसा जो होती है वो दोस्तों शिफ्ट हो जाती है किसके? यानी कि अकबर की विधवा। अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है। जहांगीर राजा बन जाता है, सर्वे सर्वा है वो। और दोस्तों मेहरुनिसा जो होती है वो 1607 में अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में आ जाती है। अब अचानक से नवरोज त्योहार का मौका था और अचानक से गुजर रहा था कौन? जहांगीर, सलीम। और सामने से कौन आ गई दोस्तों? समझदार हो? सामने से कौन आ गई? मेहरुनिसा। देखने के बाद आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक बार तो निकल गया, दोबारा फिर लौट कर आया। ये तो देखी बारी सी है, इसको तो देखा है। अब इसको देखा है इसीलिए वापस आया। देखा तो मेहरुनिसा, सरप्राइज हो गए। तू? अब यार काफी दिन बाद मिलते हैं, पुराना कांटेक्ट हो तो थोड़ा आश्चर्य, मतलब आश्चर्य तो हो गई। तू यहां क्या कर रही है? भूल गई। लेकिन मेहरुनिसा कोई रिप्लाई नहीं कर रही थी। अपने मंत्री और सैनिकों को तो भेज दिया, और जब मंत्री और सैनिकों को भेज दिया अब जहांगीर पीछे पीछे किसके?
मेहरुन्निसा के। मेहरुन्निसा आगे आगे, जहांगीर पीछे पीछे। मेहरुन्निसा आगे आगे, जहांगीर पीछे पीछे। मेहरुन्निसा गुस्से में बोली, क्या है? जहांगीर बोला, बाबड़ी तेरे चक्कर में 4-5 साल बर्बाद की थी, 2 मिनट नहीं दे सकती बात करने के लिए? बोल, देख सुन, मैं आज भी तुझसे ब्याह करने के लिए तैयार हूं। मेहरुन्निसा नहीं मानी। मेहरुन्निसा बोली, तेरी खोपड़ी खराब है क्या? मेरे एक छोरी है, मेरी टेंशन है। जहांगीर बोला, तेरी टेंशन आज से मेरे 5 छोरे हैं, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। जिससे बोलेगी उससे ब्याह करा दूंगा। किसका? लाडली बेगम का। भैया ब्याह करा दिया जहांदार शाह के साथ। लो साहब, ब्याह हो गया। अब लाडली बेगम का ब्याह हो गया। अब मेहरुन्निसा पूरी तरीके से क्या हो गई है? फ्री हो गई है। अब एक भी डे नहीं छोड़े भाई साहब, फ्रेंडशिप डे हो, वैलेंटाइंस डे हो, प्रत्येक पे पहुंच जाए कौन? जहांगीर। और मनाने की कोशिश करे किसको? मेहरुन्निसा को। इधर साजा की भी लव स्टोरी बरकरार चल रही थी। किससे? अर्जुमंद बानो बेगम से। अर्जुमंद बानो बेगम से। अब बाप तो इसको इम्प्रेस कर रहा है, छोरा इसको इम्प्रेस कर रहा है। कहते हैं कि लास्ट में जहांगीर के मनाने पर 1611 में तैयार हो गई कौन? मेहरुन्निसा ब्याह करने के लिए। और 1611 में जहांगीर और मेहरुन्निसा का ब्याह हुआ। दोस्तों, बाप की बारात में गया कौन? साजा। पूर्णतया प्रभावित हो गया यार, बाप ने बुढ़ापे में कमाल कर दिया। बाप की बारात में जाकर इतना मोटिवेट हुआ, बोला बाप तो इससे कम थोड़ी है। चल, जब बाप ने 1611 में बारात कराई, बाप ने 1611 में ब्याह किया, छोरे ने 1612 में कर लिया। अब छोटा है तो 1 साल तो पीछे रहेगा ही रहेगा। जैसे ही जहांगीर का ब्याह हुआ, जहांगीर ने मेहरुन्निसा को भाई एक तो नूर महल बनवाया लाहौर में, और नूर जहां की उपाधि से सम्मानित किया। काय की उपाधि दी? नूर जहां की उपाधि दी। छोरा भी कम नहीं था, छोरा का ब्याह हुआ अर्जुमंद बानो बेगम से। मुमताज की उपाधि दी और क्या ठोका? ताजमहल ठोका। अब दोस्तों, कहते हैं जहांगीर की लाइफ में बड़ा तगड़ा कंफ्यूजन एक था और बड़ी बड़ी टेंशन थी कौन? अस्मत बेगम। बहुत डिस्टर्ब करती थी किसको? जहांगीर को। अब जहांगीर जैसे ही मेहरुन्निसा से बात करने के लिए आए, कई मैडमें थी जहांगीर के भी, बात करने के लिए बीच में कौन आ जाए? अस्मत बेगम, डिस्टर्ब कर दे। जहांगीर ने कहा कि इस बुढ़िया का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब दोस्तों, होता क्या है, अस्मत बेगम के रहने के लिए, समझना ये पूरा राजस्थान का मुद्दा, अस्मत बेगम के रहने के लिए जहांगीर ने अजमेर में दौलत बाग बनवाया कि ये इस बुड्ढी को राजस्थान में ट्रांसफर कर देते, फिर डिस्टर्ब नहीं करेगी। दौलत बाग बनवाया और दोस्तों यहां पर शिफ्ट किया और यहीं पर 1-2 कमरा बनवा दिया। रह लेगी, एक कमरा था बढ़िया सा। अब दोस्तों, उस महल का नाम था चश्माए नूर महल, कुछ ऐसे करके। जैसे अस्मत बेगम को शिफ्ट किया गया, मेहरुन्निसा को बुरा लगा, मेरी मां से अलग कर दिया। गुस्सा होकर मेहरुन्निसा कहां चली जाती है? अजमेर। पीछे पीछे कौन आता है? ध्यान रखना, नाराज होकर आती है और तारागढ़ में निवास करती है। और इसके लिए निर्माण हुआ था उस महल का, इसीलिए उस महल को रूठी रानी के महल के नाम से जाना जाता है। जबकि हम लोग राजस्थान में कहते हैं कि रूठी रानी का महल उमादे वाला महल है, मालदेव राठौड़ की पत्नी उमादे वाला महल है, ऐसा कहते हैं। लेकिन वो इनके लिए बना था, इसके लिए मेहरुन्निसा के लिए या नूरजहां के लिए। अब दोस्तों जहांगीर पहुंचा। जहांगीर पहुंचा, रे काय को गुस्सा हो रही है? पर नहीं, कुछ नहीं, डिस्टर्ब मत करे। इसीलिए जहांगीर ने जाकर दोस्तों, एक तो आना दौलत बाग तो बनवाया ही था, यहीं पर चश्माए नूर महल और एक कृत्रिम झरना बनवाया। क्योंकि पहले सावर की व्यवस्था तो कर नहीं सकते थे कि भाई ऊपर से टंकी में पानी चला गया, मोटर चल रही है, पानी आ जाएगा नहाने के लिए, तो ऐसा तो कुछ था नहीं। तो ये कृत्रिम झरना सेट किया गया था मैडम के नहाने के लिए वहीं पर। और इस बात से ही कि जब जैसे ही ये आना सागर झील के किनारे बना, यहीं पर फ्री बैठी बैठी अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि का, सबसे पहले परफ्यूम बनाने का क्या कर दिया? आविष्कार कर दिया। किसने?
नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां आया, शाहजहां ने बाप के उसमें भाई कमी निकाल दी। अब दोस्तों जब बाप ने कमी निकाली बाप के काम में, तो शाहजहां ने कहा कि हम बादशाह हैं, यहाँ पैदल पैदल थोड़ी घूमेंगे। तो 5 प्रमुख स्थानों पर संगमरमर की 12 द्वारों वाली छतरियों का निर्माण करवा दिया, जहां पर बैठकर ये लोग क्या करते थे, आना सागर झील और दौलत बाग का आनंद या लुत्फ उठाया करते थे। इसलिए निर्माण हुआ दोस्तों इसका। आगे बढ़ते हैं। और एक बात और सुन ले मेरी सारे के सारे, उमादे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है, वास्तव में वो महल इसका है। राजस्थान की रूठी रानी उमादे है, और हम लोग कहते हैं रूठी रानी का महल कहाँ है, अजमेर में। दूसरा कहाँ है, मेनाल भीलवाड़ा में। तीसरा कहाँ है, जयसंबंद राजस्थान, राजसंबंद में। तो दोस्तों जयसंबंद उदयपुर में, सॉरी। तो ये ऐसी बातें हम कह देते, लेकिन वास्तव में वो उमादे उसमें रही थी, लेकिन वो महल इनका था। आगे अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बातें करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो उमादे के महल के नाम से भी प्रसिद्ध है वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने एक बात कही कि जो अर्णोराज होता है, अर्णोराज वराह मंदिर का निर्माण करवाता है, ब्रह्मा जी मंदिर का निर्माण करवाता है, और अन्य मंदिर आसोत्रा, बाड़मेर और छिंच बांसवाड़ा में है। मेरी बात समझे दोस्तों, ढंग से समझे इस बात को। अब होता क्या है कि ब्रह्मा जी मंदिर का अचानक बनने का भी एक बड़ा रीजन रहा। कहते हैं कि धरती पर लगातार जोरदारी से पाप बढ़ रहे थे, तो देवता टेंशन में, क्योंकि असुरों ने कई बार स्वर्ग लोक पर अधिकार किया है, कई बार जीता है। अब असुरी इतने ताकतवर हो रहे हैं कि पृथ्वी लोक से आते हैं, स्वर्ग जीत लेते हैं। तो इतने पाप बढ़ गए थे कि देवताओं ने रिक्वेस्ट की ब्रह्मा जी से, क्योंकि ब्रह्मा जी की संतान कहे जाते हैं कौन, देवता। रिक्वेस्ट की कि प्लीज डैडी कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा वो तो ठीक है, आप लोग ऐसा करो, पहले रिक्वेस्ट किससे करो, जाकर आप लोग पहले भोले बाबा से, शिव जी से रिक्वेस्ट करो। पर ठीक है, चले जाते। अब शिव जी तो पहले से टेंशन में बैठे और गुस्सा में और बैठे, क्योंकि ये साढ़े जब भी आते हैं कभी तो जहर पिला देते हैं, कभी कुछ पिला देते हैं, तो कोई ना कोई नया संकट तो लेकर आए हैं, ये बात उनको पता था। अब जब ऐसा संकट लेकर आए तो पहले ही नंदी जी को इशारा कर दिया कि इनको भगाओ यहां से। देवता आए, देवताओं से बात भी नहीं करने दी भाई साहब, और पहले ही भगा दिया देवताओं को। देवता समझ गए कि शिव जी बात नहीं करना चाहते। अब बात नहीं करना चाहते तो दूसरी जगह पहुंचे वो, चलो अब की बार भगवान विष्णु के पास ट्राई कर लेते हैं। वहां भी लक्ष्मी जी और विष्णु जी गुस्से में बैठे। ये देवता जब भी आते हैं विष्णु जी को महिला बनवा देते हैं, बार बार मोहिनी रूप धारण करना पड़ता है किसको, विष्णु जी को। वो भी गुस्से में थे, अब की बार भाग जाओ, कोई मतलब नहीं, बार बार महिला बनना पड़ता है। उन्होंने भी मना कर दिया। अब जब उन्होंने मना कर दिया तो दोस्तों लास्ट में सारे देवता लोग किधर आए, ब्रह्मा जी के पास आए। तो दोस्तों ब्रह्मा जी के जब पास आए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपका सॉल्यूशन कर दूंगा। और ये पंकज कुमार सिंगाड़ा जो भी हो आप, अब की बार बीच में मैसेज ना करें, लास्ट में 10 मिनट में जितने हो सके उतने क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। और अब क्लास स्टार्टअप की बार डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि मैं आपका कोई भी कमेंट नहीं पढ़ूंगा। अपन टॉपिक की बात कर रहे थे तो लास्ट में ब्रह्मा जी ने डिसाइड किया कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग पूरे विश्व का भ्रमण करके कोई ऐसा पवित्र स्थान ढूंढो जहां पर बैठकर मैं क्या कर सकूं, यज्ञ कर सकूं। और दोस्तों यज्ञ करने के बाद मैं इस पृथ्वी को क्या कर सकता हूं, पाप मुक्त कर सकता हूं। देवताओं ने पूरे विश्व का भ्रमण किया तो कहीं भी ऐसा कोई पवित्र स्थान नहीं मिला जहां पर बैठकर क्या की जा सके, यज्ञ किया जा सके। लास्ट में वो राजस्थान के पुष्कर में आए और पुष्कर को सिलेक्ट किया। अब दोस्तों जब पुष्कर को सिलेक्ट किया तो इन्होंने क्या किया, पुष्कर में टाइमिंग सेट कर दी, यज्ञ इतने बजे होगा, और यज्ञ बिना जोड़े के नहीं होता, अर्थात सरस्वती मां को जाना ही पड़ेगा। यज्ञ के लिए प्लानिंग हो गई, उन्होंने टाइमिंग बता दी। और जब दोस्तों टाइमिंग बता दी, टाइमिंग फिक्स हो गई थी कि भाई हमारे आपको ना सब 1 बजे वो होना है, 10 बजे होना है, सुबह 10 बजे क्या होना है दोस्तों, यज्ञ होना है। तो
देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा कि सरस्वती जी को टाइमिंग 9 बजे की बता देना, क्योंकि महिलाओं को 1 घंटा तो निकलता है, टाइम निकल जाता है तैयार होने में। उनको पता था टाइम तो बिगाड़ेगी। इसी चक्कर में दोस्तों उन्होंने डिसाइड किया, लेकिन देवताओं ने एक गड़बड़ी कर दी। देवता बोले अरे ये तो मजाक कर रहे हैं, तो उनको टाइम एक्चुअल बता दिया कि आप 10 बजे आ जाना। ब्रह्मा जी ने यज्ञ की तैयारी कर ली, पूरा सेटअप हो गया, लेकिन अब सरस्वती जी नहीं पहुंची। अब सरस्वती जी नहीं पहुंची तो मामला बिगड़ गया। तो गुस्सा आने लगा ब्रह्मा जी को। कहते हैं कि देवताओं ने अपनी शक्ति से एक नई देवी का निर्माण किया, नई महिला का निर्माण किया, जो कि किसके, ब्रह्मा जी के साइड में जाकर बैठ जाती है, जो सावित्री नाम से प्रसिद्ध होंगी। और दोस्तों यज्ञ चालू हो जाता है। कुछ देर बाद वास्तविक सरस्वती आती है। सरस्वती को टेंशन, अरे ये क्या है, दूसरी महिला कैसे बैठ गई। इधर ब्रह्मा जी धुआंधार लगे हुए यज्ञ करने में, ओम स्वाहा। अब थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी का यज्ञ पूरा होता है, तो ब्रह्मा जी देखते हैं सरस्वती तो बोल रही साइड में कौन है। अब देवता पैर पकड़ लेते हैं, क्योंकि सरस्वती नाराज हो जाती है। देवता पैर पकड़ लेते हैं, देवी मुझसे गलती हो गई है ना, और इनका कोई रोल नहीं है, तो हमने ही देवी का क्या किया है, निर्माण किया है, तो उस देवी की स्थापना करनी थी। तो कहते हैं कि सरस्वती जी से कहा कि तू मेरी साइड में खड़ी हो जा, एक मूर्ति की स्थापना करते हैं जिससे यहाँ ये प्रतीक के रूप में लगी रहे। सरस्वती जी कहती कोई सवाल ही नहीं है, तेरे साइड में तो नहीं होंगी, तू थोड़ी देर में किसी और के साथ बैठ गया, अब मैं तेरे सामने बैठूंगी कि जिससे तेरी नजर पर भी मेरी नजर रहे। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि ब्रह्मा जी और सावित्री जी की जो मूर्ति है, सरस्वती का रूप है सावित्री, उनकी मूर्ति आमने सामने है। एकमात्र मंदिर जिसमें देवी देवताओं की मूर्ति साथ ना होकर आमने सामने है, तो दोस्तों कहां पर है, पुष्कर जी में। और याद रखना, इसी पुष्कर में 3 मई 2016 को राजस्थान का दोस्तों राजस्थान का तीसरा रोपवे क्या किया गया है, चालू किया गया है। बिल्कुल तीसरा रोपवे चालू किया गया है। तो आपको मैं यहीं पर नोट लगाकर लिखा रहा हूं, राजस्थान का तीसरा रोपवे 3 मई 2016 को सावित्री मंदिर पुष्कर में प्रारंभ किया गया। में क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। अब आप कह रहे होंगे दोस्तों रोपवे क्या है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, रोपवे क्या है। रोपवे की मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो रोपवे होते हैं वो ऐसे जो हमारे मंदिर होते हैं, देवी देवताओं के जो मंदिर होते हैं, वो दोस्तों पहाड़ियों पर स्थित होते हैं। और जब पहाड़ियों पर यहाँ पर स्थित हैं, ये मंदिर है पहाड़ियों पर स्थित है, और ये रास्ता है हमारा। जब कोई रास्ता ना हो, रास्ते को सरल या सुगम बनाने हेतु दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, रोपवे का निर्माण करते हैं। और जो ये जो रोपवे होते हैं, वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर लोहे के तार पर जो झूला लटकाते हैं, और झूले के माध्यम से हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, वही क्या है, रोपवे है। और इसमें आराम से जोड़े से बैठ कर जाओ गुप्तगू करते हुए। ठीक है दोस्तों, यही क्या है, रोपवे है। वर्तमान में वास्तव में दोस्तों राजस्थान में 4 रोपवे हैं। ठीक है, चौथा अभी बन गया है यहाँ पर जयपुर में। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, और अपन आगे बढ़ते हैं अर्णोराज में। अर्णोराज की हत्या
अर्णोराज की हत्या, अर्णोराज की बातें कर लें अपन दोस्तों। अर्णोराज की जो हत्या है, अर्णोराज की हत्या इनके पुत्र जगदेव ने कर दी। किसने कर दी? पुत्र जगदेव ने कर दी। और जगदेव चौहानों का प्रथम पितृहंता था। चौहानों का प्रथम पितृहंता था। चौहानों का प्रथम पितृहंता। दोस्तों पितृहंता का मतलब क्या होता है? पिता की हत्या करने वाला। पितृहंता का मतलब क्या होता है? पिता की हत्या करने वाला। यानी अर्णोराज की हत्या इनके ही पुत्र जगदेव ने कर दी, जो चौहानों का प्रथम पितृहंता कहलाता है। मैं यहां पर नोट लगा रहा हूं दोस्तों, और नोट लगाकर आपको कुछ पितृहंताओं के नाम लिखा रहा हूं। देखना आपके बीएसटीसी बीएड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का प्रथम पितृहंता, चलो कमेंट करके बताओ कौन था प्रथम पितृहंता? कौन था? कमेंट करके बताओ सारे के सारे, देखता हूं किसको पता है। बताइए सारे के सारे। राजस्थान का प्रथम पितृहंता विक्रम कुमार जी, गुड इवनिंग। इतने कमेंट ना करें बेशक, जल्दी जल्दी बताइए राजस्थान का प्रथम पितृहंता कौन था? कमेंट करके बताए सारे के सारे, देखते हैं कौन बताता है। बिल्कुल इतने कमेंट ना करें आप। जल्दी बताओ। आंसर दें सारे के सारे। धन्यवाद राजेश खारिया जी। राजस्थान का प्रथम पितृहंता ये जोगाराम जी, दीपनाथ, विक्रम, गुरु, राकेश चौधरी, प्रदीप शर्मा, शाबाश, दिलीप कुमार इंग्लिश, मानविंदर, स्वाति, वेरी गुड आंसर दें। चलो कोई नहीं, मैं दे देता हूं इसका। दोस्तों पहला जो पितृहंता था वो महिर भोज था। कौन था दोस्तों? महिर भोज था। बिल्कुल प्रथम पितृहंता कौन था? महिर भोज था। इसके अलावा दोस्तों मैं कह दूं चौहानों का प्रथम पितृहंता, चौहानों का प्रथम पितृहंता बोलो रे कौन था? तो आपके सामने ही है जगदेव। मैं कहूं मेवाड़ का प्रथम पितृहंता, मेवाड़ का प्रथम पितृहंता तो वो कौन है दोस्तों? ऊदा है। उसने राणा कुंभा की हत्या की। मैं कहूं दोस्तों मारवाड़ का प्रथम पितृहंता तो दोस्तों आपको बता दूं वो कौन है? वो है दोस्तों मालदेव, मालदेव राठौड़, मालदेव राठौड़। ये दोस्तों पितृहंताओं की क्या है? लिस्ट है, जिन्होंने अपने अपने पिताओं की क्या की है? हत्या की है। और दोस्तों लाइक जरूर कर दें। आज आपने लाइक नहीं किया है क्लास को, बिल्कुल भी लाइक नहीं किया आज आपने क्लास को, लाइक कर दें। बहुत लोगों ने लाइक नहीं किया है, लाइक नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। लाइक और शेयर तो कंटिन्यू होने चाहिए, तभी मजा आता है। लाइक करो सारे के सारे, जल्दी लाइक करो। वापस देखें, राजस्थान का प्रथम पितृहंता महिर भोज, चौहानों का प्रथम पितृहंता जगदेव, मेवाड़ का प्रथम पितृहंता ऊदा, मारवाड़ का कौन दोस्तों? मालदेव राठौड़। वापस देख लें, अर्णोराज की हत्या उनके पुत्र जगदेव ने कर दी, चौहानों का प्रथम पितृहंता है। राजस्थान का प्रथम पितृहंता महिर भोज था, चौहानों का प्रथम पितृहंता जगदेव था, मेवाड़ का प्रथम पितृहंता ऊदा था, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता मालदेव राठौड़ था। इसके बाद बात करें, बिल्कुल राकेश चौधरी जी, जीके सोनी काफी लेट आया। सारे के सारे लाइक जरूर कर दें दोस्तों। आप लोग लाइक नहीं करते और शेयर तो बिल्कुल ही नहीं करते। तुम लोग फ्री में पढ़ रहे हो, कोई पैसा भी नहीं दे रहे, फिर भी तुम लोगों को शेयर करने में जोर आता है। क्लास लेने से पहले मैं आपको बता दूं, क्लास लेने से पहले इसको शेयर कर दिया करो। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं। तो अर्णोराज की हत्या जगदेव ने, जगदेव चौहानों का प्रथम पितृहंता, पिता की हत्या करने वाला। राजस्थान का महिर भोज है, चौहानों का जगदेव है, मेवाड़ का ऊदा है,
इसके अलावा मारवाड़ का मालदेव राठौड़। आगे अपन बात करें दोस्तों महेश मीणा सवाई माधोपुर, महिर भोज दोस्तों गुर्जर प्रत्याहारों में पढ़ते हो आप, रामगुप्त की हत्या कर दी थी। जीतू अंबेडकर, धन्यवाद जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक शासक बनता है अपना विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ, या मैं कह दूं दोस्तों बीसल देव, या मैं कह दूं दोस्तों कौन, बीसल देव। विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव की बात कर लूं। अब की बार चौहानों का ये दिनेश कुमार हड़बू के गुरु का नाम बालीनाथ था, और आपसे कहा था कि लास्ट में पूछ लेना, एक साथ इतने मैसेज ना करें, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, अब बता दिया बार बार मत करो। विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। विग्रहराज चतुर्थ की बात करूं, इनके दो दरबारी थे, इनके बारे में सब जानते हैं। एक का नाम था नरपतिनाल, एक का नाम क्या था दोस्तों, नरपतिनाल। एक का नाम था नरपतिनाहल, एक का नाम था दोस्तों सोमदेव। सोमदेव ने एक ग्रंथ लिखा, नरपतिनाल ने एक ग्रंथ लिखा दोस्तों जिसका नाम था बीसलदेव रासो। क्या नाम था, बीसलदेव रासो। इधर दोस्तों सोमदेव ने भी एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था ललित विग्रहराज। कौन सा दोस्तों, ललित विग्रहराज। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि विग्रहराज चतुर्थ की जानकारी किन पुस्तकों से मिलती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो जानकारी मिलती है नरपतिनालय के ग्रंथ बीसलदेव रासो से मिलती है। इधर दोस्तों सोमदेव के ग्रंथ ललित विग्रहराज से मिलती है। तो बीसलदेव ही विग्रहराज चतुर्थ है, और विग्रहराज चतुर्थ ही कौन है दोस्तों, बीसलदेव है। बिल्कुल दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ ही बीसलदेव है, बीसलदेव ही विग्रहराज चतुर्थ है। तो इनके दो प्रमुख दरबारी रहे हैं नरपतिनाल और सोमदेव। नरपतिनाल ने एक किताब लिखी, एक पुस्तक लिखी, एक ग्रंथ लिखा बीसलदेव रासो। सोमदेव ने भी एक ग्रंथ लिखा दोस्तों, कौन सा, ललित विग्रहराज। इसके बाद मैं आपको बता दूं ये वही विग्रहराज हैं जिन्होंने बसाया बीसलपुर। क्या बसाया दोस्तों, बीसलपुर बसाया। और बीसलपुर कहां है दोस्तों, टोंक में है। इन्होंने निर्माण करवाया बीसलपुर बसाया दोस्तों। और यही बीसलपुर की बात करूं, इन्होंने निर्माण करवाया था गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर का। काय का निर्माण करवाया था दोस्तों, गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर का। लेकिन बीसलपुर में दोस्तों आपको पता होगा बीसलपुर बांध स्थित है, बीसलपुर बांध स्थित है। और ये जो बीसलपुर बांध है, नोट लगाकर एक लाइन लिख रहा हूं दोस्तों, यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, पेयजल परियोजना है। क्या है दोस्तों, पेयजल परियोजना है। आगे अपन बात कर लें, यहां पर विग्रहराज चतुर्थ को दोस्तों बीसलदेव के नाम से जाना जाता है। इनके दो प्रमुख दरबारी थे, नरपतिनाल जिसने ग्रंथ लिखा बीसलदेव रासो। आगे अपन बात करें दोस्तों, दूसरा है सोमदेव जिसने ग्रंथ लिखा ललित विग्रहराज। इन्होंने दोस्तों बीसलपुर बसाया टोंक डिस्ट्रिक्ट में, और यहीं पर बीसलपुर बांध स्थित है बनास नदी पर। और यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। पेयजल मतलब पीने योग्य जल वाली परियोजना। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की,
ये भावना कुमारी जी राजस्थान का दूसरा हवा महल खेतड़ी महल झुंझुनू है। और आप बार बार बेशक ये क्वेश्चंस ना पूछें, लास्ट में पूछे सब आ जाएंगे आपको आगे, कोई टेंशन ना करें। आप बार बार क्वेश्चन पूछोगे मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा। अभी टॉपिक चल रहा है, 10 मिनट में लास्ट के में आप कुछ भी पूछ लेना, क्योंकि अभी मैं आपका आंसर नहीं देता तो आप पता ही नहीं क्या सोचते सर क्यों नहीं बता रहे। तो खेतड़ी महल झुंझुनू राजस्थान का दूसरा हवा महल है। मैं आपको बिल्कुल सारे आंसर बताऊंगा, टेंशन ना करें, लास्ट के 10 मिनट में खूब क्वेश्चन पूछे। इधर देखें, विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव की अपन बात करें, विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव ने निर्माण करवाया संस्कृत पाठशाला का। क्या का निर्माण करवाया? संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। और दोस्तों ये संस्कृत पाठशाला कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है दोस्तों? अजमेर में है। समझे इसको कि विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव के दो दरबारी थे, नरपति नाले और सोमदेव। इन्होंने बीसलपुर बसाया टोंक में। बीसलपुर बांध स्थित है इसी बीसलपुर में बनास नदी पर। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात कर लें, निर्माण है, निर्माण करवाया संस्कृत पाठशाला का अजमेर में। अपन ने और भी कुछ देखा, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं अपन, संस्कृत पाठशाला देख लेते हैं। दोस्तों जो संस्कृत पाठशाला थी, इस संस्कृत पाठशाला तुड़वाई किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके स्थान पर निर्माण करवाया काय का दोस्तों? 2.5 दिन के झोपड़े का, या 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। और ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है भाइयों, ये राजस्थान की पहली मस्जिद है। क्या है दोस्तों? राजस्थान की पहली मस्जिद है। राजस्थान की पहली मस्जिद है। दोस्तों बीसल देव द्वारा निर्माण करवाया गया संस्कृत पाठशाला का अजमेर में, जो किसने तोड़वाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके स्थान पर निर्माण करवाया 2.5 दिन के झोपड़े का। और 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान की पहली मस्जिद है। कहते हैं कि यहाँ पर पंजा शाह संत की याद में 2.5 दिन का मेला या उर्स लगता है, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। या ऐसा कहते हैं कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो संस्कृत पाठशाला तुड़वाई अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसके स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, जिसको दोस्तों राजस्थान की पहली मस्जिद कहते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको, खुशबू गुप्ता जी, भारत की पहली मस्जिद कुतुबत उल इस्लाम है दिल्ली में। कुतुबत उल इस्लाम। अगर इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा जानना है तो सुबह 6 बजे से इंडियन हिस्ट्री की क्लास चलती है, मैंने वहां ये बिल्कुल पढ़ाया था। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चनों की। क्वेश्चन पूछ लेते हैं आज के, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों की। एक बार आप कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन पूछ लिए जाए क्या। कमेंट करके बताएं क्वेश्चन पूछ लिए जाए क्या। जल्दी जल्दी कमेंट करें सारे के सारे। कमेंट करके सारे के सारे बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। स्क्रीनशॉट ले लें यहां से। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। आगे अपन बात करें दोस्तों, क्वेश्चनों की बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक मोहम्मद
चलो दोस्तों मैं आपसे पूछ लेता हूं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, किस शासक का शासनकाल, मैं लिख ही रहा हूं दोस्तों आज, किस शासक का शासनकाल ऑप्शन ए, क्वेश्चन पीछे पूरा करूंगा दोस्तों, अजयराज, बीसलदेव, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, चौहान, गोविंदराज। किस शासक का शासनकाल चौहानों का निर्माण काल कहलाता है? चौहानों का निर्माण काल कहलाता है। या चौहानों का निर्माण काल है। दोस्तों किस शासक का शासनकाल चौहानों का निर्माण काल है? आंसर दें सारे के सारे। महेश जी आपका मैं रिपीट नहीं कर सकता कल का, एक बार आप वीडियो देख लें। आंसर दें सारे के सारे। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। किस शासक का शासनकाल चौहानों का निर्माण काल है दोस्तों? अजयराज, बीसलदेव, पृथ्वीराज चौहान, इसके अलावा गोविंदराज। आपका आंसर है बिल्कुल दोस्तों, लगभग सभी का सही है, अजयराज। आंसर क्या है दोस्तों? अजयराज। यही की यही मैं एक सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, बिल्कुल यही की एक सेकंड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप लोग बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें। एक सेकंड क्वेश्चन, शाबाश, बहुत बढ़िया। दीपमाला जी ए, रंजीत सिंह शाबाश, राजवीर सिंह शेखावत, जय माता दी भाई, अमर देवासी बहुत बढ़िया शाबाश। अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन आपको एक ही पूछ रहा हूं मैं, यहां थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अपन। किस शासक का शासनकाल चौहानों का स्वर्णकाल है? किस शासक का शासनकाल चौहानों का स्वर्णकाल है? आंसर दें। किस शासक का? संजय शर्मा जी, सबसे बड़ा जौहर 1534 में हुआ, जो जौहर था मेवाड़ का सबसे बड़ा जौहर माना जाता है कर्मावती के नेतृत्व में। अगर वो ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आप रानी पद्मिनी वाला कर देना, ठीक है। आंसर दें दोस्तों। अरे 12 छोरा, होशियार हो गए तुम लोग हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बात मैं आप लोगों के दिमाग में बैठा दूं, बीएसटीसी और बीएड में सिलेक्शन केवल राजस्थान का इतिहास और संस्कृति ही दिलाना है आपको। बहुत हार्ड तरीके से पूछा जाता है, इसकी थ्योरी और क्वेश्चन दोनों ढंग से पढ़ें। आंसर दें दोस्तों सभी के सभी। अरे लाइक कर दो रे, किसी बहुत लोगों ने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो पहले इसको। आंसर दें दोस्तों।
आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो दोस्तों, सही से आंसर दो यार, ये तो कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, लाइक किस किसने नहीं किया है और शेयर कौन कौन नहीं करता है इस क्लास को? इसका आंसर है दोस्तों बीसल देव। आंसर क्या है दोस्तों? बीसल देव है। आंसर क्या है दोस्तों? बीसल देव है। मोनू तेरा आंसर नहीं आया भाई, क्यों भाई मोनू आंसर दे, केवल फोन लेकर ही बैठा रहेगा या आंसर देगा भाई मोनू तू? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं, बड़ा जोरदार क्वेश्चन है। किस शासक को क्वेश्चन देखे दोस्तों ढंग से, विग्रहराज किस शासक को चौहानों का मतंगा कहते हैं? मतंगा कहते हैं। किस शासक को चौहानों का मतंगा कहते हैं? दोस्तों लाइक जरूर कर दें। किस शासक को आंसर दें सारे के सारे। प्रिया मीणा जी आंसर दें, धन्यवाद। सत्यवान पारासर जी सारे के सारे आंसर दें, मैं देख रहा हूं सबको। आंसर दें सारे के सारे, शाबाश। आंसर दें सारे के सारे। मतंगा नाम है, मतंगा नाम है। किस शासक को चौहानों का मतंगा कहा जाता है? दोस्तों सारे के सारे लाइक जरूर कर दे, लाइक करें अभी के अभी, लाइक करें दोस्तों सारे के सारे, शेयर भी कर दें। किस शासक को चौहानों का मतंगा कहा जाता है? किस शासक को चौहानों का मतंगा कहते हैं? आंसर दें सारे के सारे। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत लोगों ने लाइक नहीं किया। कौन कौन से ऐसे हैं जो फ्री में पढ़कर लाइक नहीं कर रहे? पचेगा नहीं फ्री में पढ़ा हुआ अगर लाइक और शेयर नहीं किया तो, याद रखना बिल्कुल नहीं पचेगा अगर लाइक और शेयर नहीं किया तो। वेरी वेरी गुड मोनू, तेरा आंसर आ गया तो। अरे भाई देखो मेरी बात सुनो, आंसर है विग्रहराज सेकंड। आंसर क्या है दोस्तों? विग्रहराज सेकंड को चौहानों का मतंगा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चौहानों का मतंगा कहते हैं। बिल्कुल मतंगा ध्यान रखना, चारों विग्रहराजों को कहते हैं, लेकिन विग्रहराज सेकंड मतंगा के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो आप लोग यहां से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, और आज के लिए इतना ही काफी है। 2 ही क्वेश्चन पूछ पाया हूं। सुबह 6 बजे इंडियन हिस्ट्री की क्लास चलती है,
जो भी बीएड की या किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी को छोड़कर, वो सभी सुबह 6 बजे इंडियन हिस्ट्री की क्लास में आ जाएं। और दोस्तों इसको लाइक करके शेयर कर दिया करो। फ्री पढ़ने पर एक बात बताओ, फ्री कुछ भी मिलता है क्या? प्राचीन समय में जब लोग बाग आश्रम जाया करते थे तो भी टीचर को कुछ ना कुछ उपहार देकर आते थे, और यहां पर दोस्तों वर्तमान समय में फीस देते हैं जो हम आपसे ले नहीं रहे हैं। तो फ्री है, उसके लिए आप इतना तो कर ही सकते हो कि आप प्रत्येक जना अपने 5 फ्रेंड्स पर, चाहे व्हाट्सएप पे कर दो, मैसेंजर पे कर दो, चाहे फेसबुक पे कर दो, शेयर कर सकते हो। और नहीं करोगे तो देखो पचेगा नहीं।